अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह हम अपने बायोलॉजी के यूनिट 5 रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हो सके आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि हमारी वीडियो कैसी रही। अगर बुरी रही, कोई गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दी मैंने, तभी बता दीजिएगा ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर लूँ नेक्स्ट टाइम के लिए, और अगर नहीं की तभी बता दीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है यूनिट 5 रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, इतना तो कोई बच्चा नहीं होगा जो ना जानता हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन तो इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है वैसे, लेकिन इंट्रोडक्शन में खाली रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। अब रिप्रोडक्शन क्या चीज़ होती है। रिप्रोडक्शन जो है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द वाइटल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन ऐसा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी तरह के और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, अपनी तरह के, जैसे इंसान ही करते हैं, और जो जानवर होते हैं वो जानवर ही करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स ही करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि प्लांट जो है ह्यूमन बींग प्रोड्यूस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन करके, और एनिमल जो है वो प्लांट्स कर रहे हैं, और ह्यूमन बींग जो है रिप्रोडक्शन करके प्लांट्स को पैदा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। तो चलें आगे स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन की जो आती हैं आगे, दो टाइप्स आती हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह की, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। ठीक है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, अब इन दोनों को ये हम इधर डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर बुक में, पेज नंबर 85 पे जो हमें बताया हुआ है, पेज नंबर 85 पे दोनों का डिफरेंस जो है हमें दिया हुआ है कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होता है वो रिप्रोडक्शन होता है जो विदाउट मेल एंड फीमेल गैमेट्स के जो है रिप्रोड्यूस करता है। यानी इसमें जो है लाजमी है कि एक मेल हो एक फीमेल हो, लाजमी नहीं है। इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसमें खाली एक पेरेंट होता है। ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन होता एक पेरेंट है। ठीक है, आगे जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल जो है उसमें जो है लाजमी होता है कि मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में रिप्रोड्यूस करें, आपस में, ये लाजमी होते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट सेक्स सेल्स। ठीक है, ये जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है, तब जाके ये रिप्रोडक्शन जो है होता है, अदरवाइज़ ये नहीं हो सकता। और इसमें जो है दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं ऑफ अपोजिट सेक्सेस, यानी एक मेल है तो एक फीमेल होगा, तभी जाके रिप्रोडक्शन होगा। अगर मेल मेल करेंगे तो नहीं होगा, या फीमेल फीमेल करेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए मेल फीमेल की ज़रूरत होती है। तो द ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ऑफस्प्रिंग है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट से मिलती जुलती होती है। जैसे जो सनफ्लावर का जो प्लांट है वो अगर रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा आगे, तो वैसा ही एक सनफ्लावर का पौधा निकलेगा। जैसे केले का जो होता है, बनाना ट्री जो होता है, वो जब बड़ा होता है तो उस जैसा एक और साथ में निकल आता है, जो उसकी ऑफस्प्रिंग होता है, जो उसका एक तरह का बच्चा ही होता है। तो बिल्कुल उस जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम होता है। तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होती है वो अपने पेरेंट से बिल्कुल सेम टू सेम होती है, उस जैसी होती है। लेकिन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होती है वो अपने पेरेंट से नहीं मिलती, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं मिलती, थोड़ी थोड़ी मिलती है, वो भी एक से। ठीक है, शक्ल और सूरत में। ठीक है,
एक से मिलती है, वो भी थोड़ी थोड़ी, एग्जैक्टली नहीं मिलती। ठीक है, अब ये हमारा डिस्कस हो गया। तो उसके बाद आगे आगे इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके दो पॉइंट जो हैं, अगेंस्ट हमारा जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर एज वेल एज टू देयर पेरेंट, ये इतना वो नहीं है। आगे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। आगे ये टॉपिक है ना, बायोफिजन, बाइनरी फिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग आता है बोर्ड में। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि some of the asexual methods, 86 पेज नंबर पे, some of the asexual methods of reproduction in plants are described below। ठीक है, अब ये इधर बताया asexual reproduction की जो definition है वो देख लें। a type of reproduction in which any single parent is involved, ये है asexual reproduction की definition। इसके बाद जो इसकी टाइप्स बताई हुई हैं, बायोफिजन, बायोफिजन मीन्स, इसको बता दें, मीन्स स्प्लिटिंग, ये है स्प्लिटिंग, बायोफिजन। अब बायोफिजन क्या चीज़ है? बायोफिजन मीन द स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड फिजन। जो एक सेल, जैसे ये एक सेल है, ये डिवाइड हो जाए दो में या आगे जाके चार में हो जाए, तो उसको हम कहते हैं बायोफिजन। स्प्लिटिंग मतलब टूटना, स्प्लिट होते हैं ना, यानी स्प्लिटिंग का मतलब टूटना। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सी डेफिनेशन लिख दें। और जो सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ईच डॉटर सेल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक और जेनेटिव मटेरियल। ठीक है, इसमें ये बताया जो जो ईच बायोफिजन में ईच डॉटर सेल जो है, जो हर डॉटर सेल इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिव मटेरियल रिसीव करता है, रखता है। और फिजन इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप की फिजन होती है, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। ये फिजन भी दो में डिवाइड होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ठीक है, इन दोनों में डिवाइड होता है। अब बाइनरी फिजन क्या होता है और मल्टीपल फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन, द टाइप ऑफ फिजन वेयर अ मदर सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। इसमें जो है एक मदर सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, वो होता है बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन में जो एक मदर सेल दो से ज़्यादा में डिवाइड हो जाए, उसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल नाम से पता लग जाएगा कि दो से ज़्यादा। ठीक है, मल्टीपल फिजन से। और इसके बाद जो दूसरा है बडिंग। अब बडिंग क्या चीज़ है? मेन टॉपिक आ गया बडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। ये आपने देखा होगा कहीं पौधों पे होती है और आलू पे भी लगी होती है, थोड़ी देखा होगा आपने, ग्रीन ग्रीन टाइप की। और प्याज पे काफ़ी जो वेजिटेबल्स होती हैं उन पे लगी होती है, बडिंग होती है। बडिंग क्या चीज़ है? इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट सेल फॉर्म्स अ स्मॉल आउटग्रोथ विच इज कॉल्ड बड। अब इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है ना, जो उससे जो जो भी चीज़ है, उसका जो पेरेंट सेल होता है ना, वो उसके ऊपर ये जो है बर्ड टाइप के ये चीज़ें आउटग्रोथ छोड़ देता है, जिससे ये कोई पौधा निकल आता है। ये आउटग्रोथ होती है। आउटग्रोथ मतलब बाहर जो ग्रोथ का एक जरिया हिस्सा होता है, तो वहाँ से ये बर्ड लगा होता है, इसी से नया पौधा निकल आता है। जब हम आलू को, जैसे आपने देखा होगा, आलू पे ग्रीन ग्रीन सा लगा होता है ऐसे, जब हम पूरे आलू को खुबा देते हैं ज़मीन में, तो ये जो बड लगा होता है, इसी से एक नया पौधा निकलता है। ठीक है, पूरे आलू से नहीं निकलता है, इस बड से निकलता है। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद बायोस्पोर्स, ये बता रहे हैं कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कैसे किस किस तरह से होता है। तो बायोफिजन भी होता है, बडिंग से भी होता है, और बायोस्पोर्स भी होता है। अब बायोस्पोर्स कैसे होता है? स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजियम। जो स्पोर्स हैं वो स्पोरेंजियम से प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम क्या चीज़ है? देख सकते हैं, इन फंजाई, एल्गी एंड प्लांट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम इज डेवलप्ड ऑन देयर बॉडी। फंजाई, इन फंजाई में, एल्गी में और एंड प्लांट्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो है स्पोरेंजियम जो होता है डेवलप होता है इनकी बॉडी पे।
पहले का होता है, और इसी से जो है स्पोर्स बनते हैं। और स्पोर्स जो है यही स्पोर्स जो है जब रिलीज होते हैं तो नया पौधा वो बनता है, ठीक है। जब ये स्पोरेंजियम बस्ट होते हैं, बर्स्ट यानी फटते हैं, जब ये स्पोरेंजियम तो स्पोर्स बनते हैं, और फिर स्पोर्स जो है रिलीज होते हैं, वे रिलीज हो जाते हैं विच डिवेलप इनटू न्यू प्लांट्स, ने फिर नया पौधा ग्रो हो जाता है। ये एक और तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। उसके बाद जो है चौथा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? वेजिटेटिव, ये मैं अपनी तरफ से आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ। Vegetative propagation means reproduction take place by any part of the plant except flower। वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो प्लांट के हर हिस्से में हो, रिप्रोडक्शन सिवाय फ्लावर के, फ्लावर में ना हो रिप्रोडक्शन, वो होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फॉर एग्जांपल कहाँ पे हो? इन रूट्स, जो रिप्रोडक्शन बाय रूट्स हो, बाय बाय स्टेम हो, बाय लीव्स हो, या सकर्स हो, बाय सकर्स। सकर्स आपको आगे आके बताएंगे कि क्या है सकर्स, बाय सकर्स हो, इन चीज़ों से हो, एक्सेप्ट बस फ्लावर से ना हो, फ्लावर में रिप्रोडक्शन ना हो, बाकी सब में हो बेशक, ठीक है। मैं आपको बस इसमें छोटे छोटे टॉपिक बता रहा हूँ, छोटी छोटी लाइनें से बता रहा हूँ ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए आपको। लिखा आप अपनी मर्जी से दीजिएगा, जो मैंने बताया है वही बेशक एक एक लाइन लिख दें, ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जो चेकर होगा, पेपर चेकर, वो भी समझ जाएगा कि बच्चे ने कुछ समझा हुआ है, तो आपके मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे। जितना जितना मैं बता रहा हूँ छोटा छोटा, इजी इजी, वही आप लिख दें, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन आ जाता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? इनका नाम से सुन के पता लगता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सॉरी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, वेजिटेटिव में एक वेजिटेटिव होगी और एक आर्टिफिशियल। इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में ये फ़र्क है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से नाम से पता लग रहा है वेजिटेटिव, और आर्टिफिशियल मतलब नकली, ठीक है। जब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है नेचुरली होती है, नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स, कुदरती नए पौधे उगते हैं, ठीक है। नेचुरली न्यू प्लांट्स निकलते हैं ज़मीन से, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है उसमें जो है ह्यूमन एफर्ट लगती है, और वो कुदरती नहीं लगते, वो ह्यूमन, हम जो हैं इंसान लगाते हैं। किन किन चीज़ों की मदद से? सेल्स से और टिश्यूज से, कटिंग ऑफ स्टेम, स्टेम काट के, जैसे देखा होगा आपने गुलाब का हम जो है एक टहनी काट लेते हैं और वो जाके लगाते हैं, तो बोलते हैं इससे नया पौधा निकलेगा, और निकल भी आता है। तो ये बात हो रही है इधर कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में यही करते हैं। और जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है वो यूजुअली अकर्स बाय, कैसे होती है? बाय रूट्स, बाय स्टेम और लीव्स, जो नेचुरली होती है, जो कुदरती होती है, अल्लाह ताला करते हैं वो। तो उसके बाद हमारा क्या टॉपिक है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स में कैसे होती है? तो बाय स्टेम, ठीक है। बाय स्टेम, जो हम एक स्टेम काट के लगाते हैं उससे भी होती है, और स्टेम के ऊपर बड भी होते हैं छोटे छोटे, ये मैंने अभी आपको बताया, आउट ग्रोथ जो होते हैं वो भी होते हैं, जिनकी मदद से नया पौधा लगता है, वो होती है बाय स्टेम, ठीक है। उसके बाद लीव्स, एक लीव्स होते हैं, काफ़ी लीव्स होते हैं जिनके ऊपर जो है बर्ड्स लगे होते हैं। ये एक लीव्स है, इसके साइडों पे यहाँ बर्ड्स लगे होंगे जहाँ से नया पौधा निकलेगा। अब आप ये इसमें देख सकते हैं, जो आपको फोटो दी हुई है, तस्वीर पिक्चर दी हुई है 89 पेज पे, ये पौधा है ब्राइफाइलम, ठीक है। ये इस पौधे के, इस लीव के ऊपर जो है बर्ड होता है, ठीक है, लाजमी बर्ड होता है जिससे नया प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद है सकर्स। सकर्स में क्या होता है कि जो ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, सकर्स आर नोन एज रूट स्प्रूट्स, basically these are plants stem that arise from bud on the base of stem or root of parent plant। ये कह रहे हैं कि ये स्टेम की बेस से ग्रो करते हैं, और जो इनका पेरेंट प्लांट होता है उसके रूट से। जैसे ये देखें, ये दो पौधे लगे हुए हैं, ये दो पौधे लगे हुए हैं, दो, एक पौधा बल्कि
दो टहनियाँ जा रही हैं। अब ये पेरेंट हो गए, ठीक है, और अब ये पेरेंट हो गए और इसके यहीं से एक छोटा सा बच्चा निकलेगा जो ऑफस्प्रिंग होगा इनका। उस ये होता है सकर्स, जो उसी के ऊपर से पेरेंट्स की रूट के ऊपर से एक नया पौधा नई टहनी निकल आए तकरीबन, तो उसको हम कहते हैं वो होता है शक्कर का प्रोसेस। बाय शक्कर जो होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, ठीक है। इसके बाद आगे मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो आर्टिफिशियली होती है वो कैसे होती है, बाय कटिंग, जो हम कट करते हैं, जैसे कोई पौधा मैंने आपको यहाँ बताया गुलाब के जो रोज़ को, गुलाब जो होता है इसको हम कट करके लगाते हैं इसकी टहनी, तो नया पौधा निकल आता है क्योंकि ऊपर बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे जो हमें नज़र नहीं आते रोज़ के जो होते हैं, तभी रोज़ का नया जो होता है वो प्लांट निकल आता है। रोज़ का, गुलाब होता है, मोतिया होता है, अनार का होता है पौधा, काफ़ी ऐसे होते हैं प्लांट्स जो निकल आते हैं, ठीक है। ये cuttings are the short piece of stem that have two to three nodes and buds, जिनके ऊपर दो से तीन बर्ड्स होते हैं जो हम टहनी तोड़ के लाते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राफ्टिंग में क्या है, ग्राफ्टिंग में जो हम एक लकड़ी को ऐसे, ये लकड़ी है इसके बीच में ऐसे काट के हम दूसरी ऊपर से लकड़ी खोपते हैं, वो होती है ग्राफ्टिंग, ठीक है, देख सकते हैं आप पिक्चर में। उसके बाद क्लोनिंग इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये ओवरव्यू की डायग्राम देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर इसका फालतू है, कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी इसकी डायग्राम देख लीजिएगा बस। और आगे पॉलिनेशन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिनेशन क्या होता है, तो इससे पहले बोर्ड अप कर दूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम क्या डिस्कस करते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच pollen grains are transferred from anther to stigma of carpel, ठीक है। अब यहाँ जो नाम बताए हुए हैं स्टिग्मा, कार्पल, एंथर, तो ये आप पीछे डायग्राम में देख सकते हैं पेज नंबर 191 पे, जहाँ स्टेमन भी दिया हुआ है, एंथर भी दिया हुआ है और स्टिग्मा भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। स्टिग्मा, कार्पल, कार्पल इधर नहीं दिया हुआ, लेकिन एक डायग्राम में कार्पल भी है, आप देख सकते हैं। जहाँ स्टिग्मा होता है वो पूरा इसका कार्पल ही होता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच pollen grains आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से कार्पल के स्टिग्मा में, ठीक है। उसके बाद इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, डिफरेंस है, ये देखते हैं हम। सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of stamen to the stigma of same flower or flowers on same plant, ठीक है। इसमें ये बताया कि ये पॉलिनेशन की टाइप है जिसमें पोलन ग्रेन जो हैं एंथर से स्टेमन के एंथर से, पीछे डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो स्टेमन, जो एंथर वाला पार्ट है वो पूरा स्टेमन कहलाता है, ठीक है। जो स्टेमन का जो एंथर है उससे स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, उससे दूसरे सेम फ्लावर के, यानी पौधा एक ही है, जैसे देखें ये एक पौधा लगा हुआ है, ये एक ही पौधा लगा हुआ है, ठीक है, नीचे एक ही रूट जा रही है, ठीक है, दोनों की। एक फ्लावर यहाँ पे लगा है और एक फ्लावर यहाँ पे लगा है, ठीक है, दो फ्लावर लगे हुए हैं। अब वो बता रहे हैं कि इस फ्लावर के एंथर, जो स्टेमन का एंथर है उससे जो है पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे इसी प्लांट के स्टिग्मा में, ठीक है। इसका जो स्टिग्मा होगा उधर ट्रांसफ़र होंगे सेम फ्लावर में, ठीक है। सेम फ्लावर जो इसी का फ्लावर है, इसी तरह का, ऑन सेम प्लांट, इसी प्लांट में जो इसी तरह का जो फ्लावर है उसमें ट्रांसफ़र होंगे इसके एंथर से इसके स्टिग्मा में, जो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होंगे वो होती है सेल्फ पॉलिनेशन। आपसी पॉलिनेशन, सेल्फ होती है आपस में, आपसी पॉलिनेशन जो होती है वो होती है सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बाद आ जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन पे, कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है। क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one flower to the stigma of other flower belongs to another plant of same species,
अब सेल्फ पोलिनेशन में बता दी आपस में जो होती है वो होती है सेल्फ पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है ये देखते हैं। क्रॉस पोलिनेशन जो है पोलिनेशन की टाइप है जिसमें पॉलिन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, जो एक फ्लावर का एंथर है, टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ऑफ अदर फ्लावर बिलोंग्स टू अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। वो कह रहे हैं अब देखें यहाँ पे दोनों एक ही पौधे के दो फूल थे, एक पौधा था, एक ही पौधे के दो फूल थे, लेकिन यहाँ पे बताया जैसे देखें ये एक अलग पौधा लगा है, ये अलग पौधा लगा हुआ है, समझ रहे हैं ठीक है। ये एक पौधा लगा हुआ है, ये इधर एक और पौधा लगा हुआ है, ये दो पौधे लगे हुए हैं ठीक है। ये दो पौधे हैं और चार फूल हैं। अब क्रॉस पोलिनेशन कैसे होगी कि जो ये वाला जो फ्लावर है, ये वाला फ्लावर, इसके जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे इसके एंथर से दूसरे के स्टिग्मा में, और इन्होंने ये बताया कि ऐसे इस तरह से इसके एंथर जो पॉलन ग्रेन होंगे इसके एंथर से उसके स्टिग्मा में जाएंगे ठीक है। और नीचे इन्होंने कंडीशन क्या दी है कि बिलोंग्स टू अनदर प्लांट, अनदर प्लांट का वो फूल होना चाहिए दूसरे प्लांट का, सेम प्लांट का ना हो, जैसे यहाँ इन्होंने बताया था कि और सेम फ्लावर ऑन सेम प्लांट ठीक है, और फ्लावर ऑन सेम प्लांट सेल्फ पोलिनेशन बताया था। और इधर बोला कि बिलोंग्स टू अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। इसी तरह का जैसे ये गुलाब का फूल है तो ये भी गुलाब का फूल होगा लेकिन अदर प्लांट होगा ठीक है, दूसरा पौधा है लेकिन दोनों गुलाब के फूल ही हैं, लेकिन ये अलग पौधा है ये अलग पौधा है, तब जाके इनमें क्रॉस पोलिनेशन हो रही है अलग अलग पौधों में ठीक है। ये सेम प्लांट नहीं है, अलग अलग हैं, इनकी जो स्पीशी है वो सेम है, दोनों गुलाब गुलाब के हैं, ये भी गुलाब का फूल है ये भी गुलाब का, और लेकिन पौधे अलग अलग हैं, तब जाके इनमें क्रॉस पोलिनेशन हुई है ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देख सकते हैं इनकी जो ये पेज नंबर 95 पे जो दी हुई है, एडेप्टेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ये जो लॉन्ग है ये लाजमी आता है। तो एडाप्टिव कैरेक्टर्स ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, तो वो प्लांट्स जो विंड पॉलिनेटेड और वाटर पॉलिनेटेड है उनके एडाप्टिव कैरेक्टर्स के बारे में बताया इधर ठीक है। तो द फ्लावर ऑफ दीज प्लांट आर नॉन अट्रैक्टिव, जो होते हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होते, यानी इतने हमें खूबसूरत नहीं लगते, इतने पसंद नहीं आते। स्मॉल इन साइज, साइज में छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज, और डू नॉट बियर एनी अडोर, और उनसे कोई खुशबू नहीं आती, ये इतने खूबसूरत भी नहीं होते, छोटे होते हैं साइज में और उनसे खुशबू भी नहीं आती। दे प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स इन हाई क्वांटिटी, ये हाई क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और द पोलन ग्रेन्स आर वेरी लाइट इन वेट, बहुत हल्के होते हैं वेट में। सम ऑफ देम बेयर विंग्स एंड सम हैव पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर, कुछ के पास विंग्स होते हैं बेयर, और उसके पास पैराशूट की तरह का स्ट्रक्चर होता है, पैराशूट लाइक, यानी नरम सा वो होता है पैराशूट लाइक ठीक है। उसके बाद एडेप्टिव कैरेक्टर्स इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट ठीक है। अब इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो होते हैं उन प्लांट्स के बारे में बताया है जो जिसपे जैसे आपने देखा होगा इंसेक्ट से कि जिसपे इंसेक्ट आए, जैसे जो शहद की मक्खी होती है हनी बी, वो जो है फूल पे आती है, उस फूल से खुशबू आती है, लाजमी आ रही होती है तभी उधर जाती है। काफ़ी पौधे फूलों पे जाते हैं, उन फूल से खुशबू जा रही होती है। द फ्लावर्स आर लार्ज इन साइज, वो साइज में बड़े होते हैं, और लार्ज इन साइज, दे हैव ब्राइट कलर्ड पेटल्स और सेपल्स और ब्रैक्ट्स, उनके ब्राइट कलर के जो है पेटल सेपल्स और ब्रैक्ट्स होते हैं। और द पोलन ग्रेन्स हैव स्टिकी सब्सटेंस और हुक्स, जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके हुक्स भी होते हैं ठीक है, हुक्स टाइप हुक लगे होते हैं उनपे। दे प्रोड्यूस स्पेशल ओडोर, उनसे स्पेशल खुशबू आ रही होती है, ओडोर मीन्स खुशबू, उनसे स्पेशल ओडोर आती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। दे प्रोड्यूस हाई क्वांटिटी ऑफ नेक्टर, ये जो है हाई क्वांटिटी में नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं। इसके बाद जो है जर्मिनेटिंग ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड बताया, कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। मैं इसमें आपको, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं इसलिए इसमें जो 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 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो बता रहा हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं नहीं करवा रहा, तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये नहीं करवा रहे, आप ये नहीं करवा रहे, तो मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है। उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ सीड, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन,
ठीक है। जो सीड के ऊपर जो कोड होता है उसको हम कहते हैं डोरमेंसी, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ जर्मिनेशन सीड डेवलप्स इनटू सीडलिंग। कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती हैं? वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, ठीक है। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। अब रोल ऑफ वाटर, वाटर का क्या रोल है? रोल ऑफ वाटर मतलब मॉइस्चर। वाटर इज essential फॉर लाइफ बिकॉज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिपेंड ऑन वाटर। सीड कोट बिकम सॉफ्ट बाय वाटर। जब ये जो सीड के ऊपर जो कोट होता है, सीड के ऊपर जो कोट होता है, जब इसको पानी लगता है ना तो ये बहुत नरम हो जाता है, तो इस वजह से ये हट जाता है। इस वजह से ये जो रोल होता है वाटर का, पानी का किरदार ये होता है इसमें पूरे होल में। पूरे होल पैराग्राफ में यही बताया तकरीबन। कोटिलिडन्स एंड एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब वाटर बाय एम्बिशन बिकम swollen एंड exert प्रेशर ऑन सीड कोट टू ब्रेक। कह रहे हैं जो है कोटिलिडन्स जो और एंडोस्पर्म जो होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर वो गीला हो जाता है तो वो प्रेशर देते हैं, तो सीड कोट जो है वो टूट जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है रोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या रोल है? तो ऑक्सीजन का जो ये रोल है, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिक्वायर एनर्जी। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये बात तो पता ही है सबको। एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विद रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है विच रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, और उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन लाजमी होती है, O2, ठीक है। ऑक्सीजन लाजमी होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, लाजमी चाहिए होती है। तो हम भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम हर वक्त ही रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता रहता है हमारे अंदर, तो जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन को है इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। हमें ऑक्सीजन लाजमी चाहिए होती है, वरना हमें सांस नहीं आएगा। तो टेम्परेचर, इसके बाद टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि टेम्परेचर enzymes activity requires certain range of temperature. Most of the seeds require the temperature range between 25 to 37 centigrade डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस कर लें, सेंटीग्रेड कर लें, सेंटीग्रेड ही होगा। तो कह रहे हैं कि कुछ सीड्स होते हैं जिनको एक हद तक टेम्परेचर चाहिए होता है 25 टू 37 डिग्री के दरमियान, ठीक है। इतने इसके दरमियान चाहिए होता है उनको टेम्परेचर। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट एट टेम्परेचर बिलो 0 सेंटीग्रेड और अबव 45 सेंटीग्रेड। जो एक सीड जो है, एक सीड बीज जो है जर्मिनेट नहीं करता अगर उसका जो टेम्परेचर है वो 0 सेंटीग्रेड होगा, 0 सेंटीग्रेड से कम होगा, और अगर 45 सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। 0 सेंटीग्रेड से कम होगा तो नहीं करेगा, 45 सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो तब भी नहीं करेगा जर्मिनेट, ठीक है। इसके बाद एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन, ये जो है जर्मिनेशन की टाइप्स हैं। इसमें एपीजियल, एपी मीन्स, एपी का मतलब अबव, एपी मीन्स अबव, हाइपो मीन बिलो, और जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ। द टाइप ऑफ जर्मिनेशन वेयर सीड कम अबव द सोइल ड्यूरिंग जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन वो होती है जिसमें, जिसकी जर्मिनेशन के दौरान जो है वो बीज वो ज़मीन से ऊपर आ जाए। जैसे इमली का पौधा जो होता है, इमली का जब पौधा लगता है तो बीज ऊपर आया होता है, आपने देखा भी होगा। और एज़ कम्पेयर टू हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो है सीड नीचे चला जाता है, ज़मीन के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता, क्योंकि नाम से पता लग रहा है बिलो नीचे, जियो अर्थ, अर्थ के नीचे, और एपी मीन्स अबव, जियो मीन्स अर्थ, अर्थ के ऊपर, ठीक है। जो द ग्रोथ रेट ऑफ हाइपोकोटाइल इज हायर देन एपिकोटाइल। जो एपीजियल जर्मिनेशन में जो है हाइपोकोटाइल का जो ग्रोथ रेट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एपिकोटाइल। नाम इसका एपिकोटाइल है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो हाइपोकोटाइल का ज़्यादा होता है। और हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइपोकोटाइल, ठीक है। द हाइपोकोटाइल ग्रो इन द फॉर्म ऑफ आर्क, आर्क की फॉर्म में वो ग्रो करते हैं, और जो हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो हाइपोकोटाइल है वो आर्क की फॉर्म में ग्रो नहीं करते, बस इतना सिंपल है। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक एक और आ गया, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बिल्कुल सिंपल उसी की तरह जैसे प्लांट्स में हुई थी।
इन प्लांट जैसे प्लांट्स में हुई थी वैसे ही होगी, जैसे प्लांट्स में हुई थी वैसे ही होगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एनिमल्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय डिफरेंट मेथड्स, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। एनिमल्स जो हैं एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं और उनकी किस तरह होती है ये भी देखते हैं। इनका भी पहला जो है वो फिजन है, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू टू और मैनी सेल्स और ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फिजन। ठीक है, यही पहली फिजन ही है जो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, फिजन। तो फिजन, बाइनरी फिजन, द टाइप ऑफ फिजन वेयर एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, ये बता चुका हूँ। मल्टीपल फिजन, फिजन इन्वॉल्व इन डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू मैनी स्मॉल साइज डॉटर ऑर्गेनिज्म, ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, इसकी बाइनरी और मल्टीपल फिजन दो टाइप्स हैं, दो तरह की टाइप्स हैं। उसके बाद बडिंग, इन दिस मेथड वन और मोर आउटग्रोथ डेवलप ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये भी बता चुका हूँ कि बडिंग में एक आउटग्रोथ ऊपर आ जाता है जो पेरेंट सेल से डेवलप होता है, और इसमें जो एनिमल्स में है एक से ज़्यादा, एक भी होता है और एक से ज़्यादा भी होता है। और व्हेन बर्ड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी स्टार्ट लिविंग इंडिपेंडेंटली एंड डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल हाइड्रा। हाइड्रा एक, आप नेट सर्च कर लें आपको पता लग जाएगा कि हाइड्रा क्या चीज़ है। उसके बाद देख लें मल्टीपल फिजन में भी एक टाइप बताया हुआ है कि जो मल्टीपल फिजन में एग्जांपल दी है प्लाज्मोडियम, ये जो है मल्टीपल फिजन जो है प्लाज्मोडियम में फाउंड होता है। ये एग्जांपल आप देखते जाइए साथ साथ। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, ये नया है, इट इज फाउंड इन लोअर मल्टीसेलुलर एनिमल्स लाइक लिवर, फ्लूक एंड नेमाटोड्स। When a living organism divide into fragments, each fragment recover its lost part by regeneration and develop into new organism। जो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होता है, तो जो भी फ्रैगमेंट्स होते हैं जो डिवाइड हुए होते हैं, वो अपने जो जो पार्ट अपना इन्होंने खोया होता है उसको रिकवर कर लेते हैं रीजनरेशन का प्रोसेस करके, और नए नई ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो the process of sexual reproduction involves fusion of specialized haploid sex cells or gametes to form a single diploid cell zygote. The fusion of these gametes is called fertilization। इसमें इतना कुछ खास है नहीं, आगे जो देखें spermatogenesis और oogenesis, formation of sperm in male gonads, testes from germ cells is called spermatogenesis। spermatogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म स्पर्म की फॉर्मेशन इन मेल गोनेड्स, जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें स्पर्म का पैदा, स्पर्म जो बनती है उसे, उसकी फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ओजेनेसिस जो फीमेल के बारे में बताया कि फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूम इन फीमेल गोनेड्स, ओव्यूम जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट गोनेड्स में बनता है उसे कहते हैं ओजेनेसिस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन्वॉल्व मियोसिस। आगे इतना कुछ खास नहीं है, बाकी ये बताया जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ओव्यूम बनता है उसको ओजेनेसिस कहते हैं, ओवरी में जो बनता है, हमारे टेस्टिस जो बनते हैं उनके ओवरी में। ठीक है, उसके बाद रैबिट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं खुद ही, इतना बताने वाली कोई बात नहीं है, और आगे तकरीबन ख़त्म ही हो गया, आगे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलें अपनी वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलें अपनी वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।